हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि हम क्लास 10th की का रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। बच्चों, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 9 की कुछ बेसिक बेसिक बातें पढ़ रहे थे कि आपको कक्षा 9 की बातें याद रहें, जिन्हें हम कक्षा 10 में यूज कर पाएँ, और ऐसा ना फील हो कि हम कक्षा 9 से ही जस्ट तुरंत कक्षा 10 में पहुंच गए। हो बोर्ड है तो क्या करेंगे, मेरा क्या होगा, ऐसा ना आप ना सोचें। तो इसलिए कक्षा 9 की बातों को लिंक करके हम आगे पढ़ा रहे हैं आपको। ये भी कक्षा 9 की ही बातें हैं कि परिवर्तन देखा जाए तो चेंजेस क्या है। तो हमारे आसपास बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि हम खाना खाते हैं तो खाना मेरा पचता है, तो भोजन का पचना ये भी एक परिवर्तन है। हम लोग सांस लेते हैं तो ये भी एक परिवर्तन है। और हमारे आसपास देखते हैं कि बहुत सारी हरी भरी चीजें हैं जो जमीन पर गिरकर सड़ जाती हैं, तो वो भी एक परिवर्तन है, चेंजेस हो रहा है उसमें। और देखते हैं कि जैसे पानी है, पानी को अगर फ्रिज में रखते हैं तो वो बर्फ बन जाता है, तो ये भी एक चेंजेस है। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस हैं, इन्हीं को हम दो भागों में कैटेगराइज करके पढ़ते हैं। एक क्या है रासायनिक परिवर्तन और दूसरा क्या है भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, ये हम लोग आज की वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला ये है कि भौतिक परिवर्तन क्या है। तो जैसे हम लोग एग्जाम्पल एक लेकर समझते हैं। जैसे पानी है, पानी को अगर ठंडा करें तो ये बर्फ बन जाता है। और पानी को अगर गर्म करें तो ये भाप बन जाता है। ध्यान से देखिएगा कि पानी को अगर ठंडा करेंगे तो ये भाप बन जाएगा, और पानी को अगर गर्म करेंगे तो ये भाप बन जाएगा। तो क्या ये एक भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है, ये भी हमको पढ़ना है। तो भौतिक परिवर्तन हम आपको ये बता दें कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था लिख रहे हैं, पदार्थ का संगठन कंपोजिशन नहीं बदलता है, केवल अवस्था बदलता है। अवस्था बदल जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन कहलाता है। एग्जाम्पल ले लें हम लोग ये कि ये देख रहे हैं कि पानी को अगर गर्म कर रहे हैं तो भाप बनना है, पानी को अगर ठंडा कर रहे हैं तो बर्फ बनना है। तो बर्फ का भी अगर हम लोग केमिकल फॉर्मूला देखें तो ये भी H2O ही है, इसका कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ। पानी का भी H2O है, और भाप का भी केमिकल कंपोजिशन जो है इसका H2O ही होता है। बस इसका स्टेट चेंज हो गया है, अवस्था चेंज हो गया है। ये गैस रूप में हो गया है, और ये लिक्विड के रूप में है, और ये सॉलिड के रूप में है। सिर्फ अवस्था बदला है। तो भौतिक परिवर्तन वो होता है जिसमें पदार्थ का संगठन नहीं बदलता है, केवल अवस्था बदल जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो ये अवस्थाएं बदल रही हैं लेकिन इनका संगठन नहीं बदल रहा है, सबका H2O ही है। ठीक है, ऐसे ही हम रासायनिक परिवर्तन देखें। जैसे क्या है, भोजन करते हैं तो भोजन में हम लोग जैसे ब्रेड खाते हैं, रोटी खाते हैं और आलू खाते हैं, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे पेट में एंजाइम निकलते हैं, तो एंजाइम उनको तोड़ तोड़कर ग्लूकोज में बदलता है, और ग्लूकोज हमारी किसमें सेल्स में जाता है। सेल्स में ऑक्सीजन से मिलकर उसका ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण होने से क्या है, ऊष्मा निकलती है। ठीक है, तो उसका भी चेंजेस होता है, तो जिसको हम श्वसन कहते हैं, तो वो भी एक क्या है परिवर्तन है। तो क्या क्या है कि उसकी संगठन चेंज हो जाता है, तो बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो जैसे हम लोग कहते हैं जब भोजन का पचना मतलब इसकी अवस्था चेंज नहीं हो रही है, इसका पूरा संगठन ही चेंज हो जाएगा। जो भोजन हम लोग करते हैं उसमें जो पदार्थ रहते हैं उनका पूरा अवस्था ही चेंज अवस्था नहीं चेंज होता है, संगठन ही चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल में भोजन पचना, श्वास लेना, भोजन का पचना,
श्वसन, श्वसन क्रिया, कोयले का जलना, बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हैं जिसमें क्या है, जैसे कोयला है, कार्बन, कोयला कार्बन होता है, इसको अगर जला दे वायु में तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो ये कोयले का एकदम कंपोजिशन चेंज हो गया, ये CO2 है, ये कार्बन है, तो केमिकल का कंपोजिशन चेंज हो जाता है। तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ का संगठन बदल जाता है, बदल जाता है, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में हम बात करें, जैसे भोजन का पचना, श्वास लेना, कोयले का जलना। आप में एक एक्सपेरिमेंट है, मैग्नीशियम रिबन को जलाना, तो मैग्नीशियम रिबन को भी जलाना ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो बच्चों अभी तक हम पढ़ रहे थे कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। बच्चा अगर कहा जाता है कि रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, तो हमें कैसे पता कि वहां रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, यही एक अपना एक प्रश्न है कि कैसे पता करें कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, तो बच्चा कुछ हमारे दैनिक जीवन में जो घटनाएं घटती हैं उन्हीं से हम कुछ ऑब्जर्व करके कुछ बातें लिख रहे हैं कि यदि निम्न में से कोई भी घटना घटित हो रही है तो वहां रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जैसे पहली घटना है रंग में परिवर्तन। ठीक है, रंग में परिवर्तन आप लोग बहुत बार देखे होंगे कि हाँ, मतलब अगर कपड़े में हल्दी लगा हुआ देखे होंगे आप लोग, तो हम देखते हैं कि अगर उनको हम कपड़े को साबुन से धुलते हैं तो उसका पीला कलर जो है वो लाल भूरा कलर में बदल जाता है। ठीक है, तो वहाँ क्या रासायनिक अपक्रिया हो रही है, तो हाँ बिल्कुल वहाँ रासायनिक अपक्रिया हो रही है। ठीक है, और अगर गैस भी उत्सर्जन देखे होंगे आप लोग कि हाँ, कि मतलब अगर कोई धातु है, अगर अम्ल में डाल दिया जाए तो वहाँ हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होने लगता है, तो वहाँ भी रासायनिक अपक्रिया होती है। जब कोई मतलब हरी भरी चीजें सड़ती हैं तो वहां से भी गैस उत्सर्जित होता है कंपोस्ट खाद में, तो वहां भी क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, और अवस्था में परिवर्तन, जैसे बच्चा कि कोई ठोस चीज जला देते हैं तो गैस बन जाता है, तो वहां भी क्या है कि गैस ठोस से गैस में चेंज हो गया, तो वहां भी रासायनिक अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट बात है कि ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन जैसे आप लोग देखे होंगे कि बच्चा कि बुझा हुआ चूना अगर पानी में डाल देते हैं तो क्या है कि पूरा जो बर्तन है वो गर्म हो जाता है, मतलब उष्मा उत्सर्जित होती है। तो ताप में भी क्या होता है परिवर्तन, जहां ताप में भी परिवर्तन होता है वहां भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल क्या है कि हल्दी लगे कपड़े को साबुन से धुलने पर पीला रंग का लाल भूरा रंग में परिवर्तन। ये भी एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। दूसरी बात कर लें कि जैसे गैस में उत्सर्जन, कि कोई भी अगर हम धातु ले लेते हैं, उसको अम्ल से क्रिया कराएंगे तो धात्विक लवण बनता है, धात्विक लवण बनता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। तो गैस अगर निकल रही है, उत्सर्जित हो रही है, तो वहां भी रासायनिक क्रिया हो रही है। और दूसरा अवस्था में परिवर्तन, जैसे बच्चा कोयला है, कोयला, कोयला, कोयले को वायु में जलाते हैं तो जब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कार्बन डाई ऑक्साइड गैस बनता है, गैस बनता है, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया है, तो ये गैस बन गया है, ये सॉलिड है। तो ठोस से गैस बन गया, अवस्था परिवर्तन हो गया, तो यहाँ भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चा ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन, जैसे हम बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना
अगर हम जल में डालें तो बिना बुझा हुआ चूना बनता है, और साथ में उष्मा भी जाती है। ठीक है, तो ये भी एक ताप में परिवर्तन पहले ताप नहीं था, अब क्या है, ताप उष्मा गर्म हो जाता है बर्तन, जिस बर्तन में बुझा हुआ चूना जल में डालते हैं वो पूरा बर्तन ही क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो इसलिए उष्मा में अगर परिवर्तन हो रहा, ताप में परिवर्तन हो रहा है, तो वहां भी रासायनिक अभिक्रिया हो गई। बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है बच्चा कैल्शियम ऑक्साइड, ये ठोस है, इसको पानी में डाल दी लिक्विड में, तो ये बिना बुझा हुआ चूना बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एक्वस जलीय अवस्था में रहता है ये। ठीक है, तो यहाँ भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो जहां जहां ये चार घटनाएं घटित होंगी, रंग में परिवर्तन हो जाए, गैस का उत्सर्जन हो जाए, अवस्था में परिवर्तन हो जाए, ताप में परिवर्तन हो जाए, वहां वहां रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी। ठीक है बच्चों, अभी तक हम देख रहे थे कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे हो रही है। ठीक है, कि तो हम देखें कि चार घटनाएं, कि अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, और ताप में परिवर्तन, और क्या है, गैस का उत्सर्जन। अगर ये चार घटनाएं हो रही हैं तो वहां हम पता कर लेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो हम देखेंगे ताप में जो परिवर्तन है उसके आधार पर रासायनिक अभिक्रिया दो टाइप की होती हैं। एक होता है उष्माक्षेपी अभिक्रिया, और दूसरा होता है उष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, एक क्या है उष्माक्षेपी अभिक्रिया, दूसरा क्या है उष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होती है, कि वे अभिक्रियाएं जिनके पूर्ण होने पर उष्मा का उत्सर्जन हो, उनको हम क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे कोई भी दहन अभिक्रिया ले लो, या दहन अभिक्रिया नहीं, सॉरी, कोई प्राकृतिक गैसों का दहन ले लो, चाहे जो भी प्राकृतिक गैस का दहन करेंगे, जैसे मीथेन का हम लोग दहन करेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो जब भी प्राकृतिक गैस का दहन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और जल बनेगा, और साथ में ऊष्मा उत्सर्जित होगी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और क्या होगा, ऊष्मा उत्सर्जन। अगर ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होने पर, तो वो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लें तो जैसे बच्चा हमारा श्वसन भी एक क्या है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जैसे हम लोग क्या है कि कार्बोहाइड्रेट जब खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में टूटता है, और ग्लूकोज का दहन हमारे कहाँ होता है, सेल्स में। तो वही श्वसन भी एक क्या है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जिससे ग्लूकोज का दहन हमारे सेल्स में होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा प्लस H2O, और साथ में ऊष्मा निकलेगी, ऊर्जा निकलती है, और ऊर्जा निकलती है एटीपी के रूप में। ठीक है, ऊर्जा निकलता है एटीपी के रूप में, एटीपी के रूप में ऊर्जा निकलती है, एड्रेनोट्राईफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो जब भी यहाँ प्राकृतिक गैसों का दहन ले लोगे, या श्वसन, ये एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, तो वे अभिक्रियाएं जिनके पूर्ण होने पर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो इसी का जस्ट उल्टा है बच्चा, कि वे अभिक्रियाएं जिनके पूर्ण होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, बाहर से ऊष्मा देनी पड़ती है, तब ये अभिक्रिया मतलब होती हैं, तो उन अभिक्रियाओं को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहती हैं। वे अभिक्रियाएं जिनको पूर्ण होने के लिए बाहर से ऊष्मा दी जाए,
ऊष्मा शोषी अपक्रिया, शोषी अपक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल में जितनी भी वियोजन अपक्रियाएं हैं या अपघटन अपक्रियाएं हैं, वो सब अपक्रियाएं क्या कहलाएंगी? ऊष्मा शोषी अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया या अपघटन अपक्रिया बोल रहे हैं, अपघटन अपक्रियाएं, ये सब क्या है? अपक्रियाएं ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं। जैसे हम लोग चूना पत्थर ले लेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको ऊष्मा देंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना और ऑक्सीजन गैस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित करेगा। ठीक है, तो ये ऊष्मा इसको बाहर से देना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बिना बुझा हुआ चूना में मतलब बदल जाएगा। तो ये इसको इस अपक्रिया होने के लिए बाहर से ऊष्मा दी जाती है। तो ये कौन सी अपक्रिया है? ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया है। ठीक है, सॉरी ऊष्मा शोषी अपक्रिया है। ठीक है, तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत सारा प्यार दीजिए, जैसे आप अभी तक आप लोग देते आए हैं। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।